से क्या होता है ना, प्लस टू में मैंने बहुत सारा ट्राई किया आपका जो किनेमेटिक्स है बिना डिफरेंशिएशन का पढ़ाने के लिए। पूरा अभी तक हमने कहीं पे भी हार्डली डिफरेंशिएशन यूज किया है, तो बिना डिफरेंशिएशन का मैंने पूरा किनेमेटिक्स पढ़ा। कैलकुलस पढ़ाने के बाद और वेक्टर पढ़ाने के बाद फिर जब काइनेमेटिक्स में आऊंगा तब थोड़ा सा हर चीज अलग वे से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो कैलकुलस को हम स्टार्ट कैसे करें? तो पहला पॉइंट आज हमारा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑपरेटर है या जो भी बोल लो, डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स का एक अच्छा नाम है, आगे जाके जब आप हायर फिजिक्स पढ़ोगे तो इसको मैं एक ऑपरेटर बोलता हूँ। ऑपरेटर का मतलब ये है, ऑपरेटर किसी चीज के ऊपर ऑपरेट करेगा। जैसे एसी का ऑपरेटर आता है, एसी ठीक करके जाता है, वैसे डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है और वो किसी के ऊपर एक्ट करेगा। जो जिसके ऊपर एक्ट करता है वो होता है फंक्शन। तो कोई भी एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन, इसके ऊपर ऑपरेटर एक्ट्स ऑन इट। तो एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर किसी पे एक्ट करता है, एक्ट करने के बाद रिजल्ट देगा। सो आपका ऑपरेटर है, किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है और ये रिजल्ट देगा। अब रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट दो चीज होगा, रिजल्ट इधर एक नंबर होगा, सिंपल नंबर होगा, या फिर रिजल्ट एक दूसरा फंक्शन होगा, उसको मैं लिख देता हूं जी ऑफ एक्स। तो दो टाइप के रिजल्ट आएंगे जब ये ऑपरेटर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा, इधर एक नंबर आएगा नहीं तो एक दूसरा फंक्शन आएगा। इन शॉर्ट मैं बता देता हूं, जो रिजल्ट है उसका मैथमेटिकल या फिजिकल इंटरप्रिटेशन होता है स्लोप ऑफ कर्व एफ ऑफ एक्स। अब मैं कर्व एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्यों नहीं लिखा? तुमको पता है जब भी तुम एक फंक्शन को ग्राफ में ड्रॉ करते हो तो वो एक इधर स्ट्रेट लाइन नहीं तो कर्व्ड लाइन बनता है। इससे ज्यादा तुम लोगों ने अभी तक उससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, तो दिस इज दी समरी, ये पूरा समरी है और कुछ भी नहीं। इतना ही हमको समझना है कि कहां से ये डी बाई डी एक्स आया, कैसे ये फंक्शंस पे ऑपरेट करता है और ये क्यों स्लोप देता है। ठीक है, तो पहला हम सिस्टमेटिकली स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा स्टडी होगा फंक्शंस के बारे में। इन शॉर्ट हम पहले तो मैं ऐसे फंक्शंस लूंगा, मेरा फेवरेट फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स लूंगा और इसमें कुछ गेम खेलेंगे। फिर मैं थोड़ा सा, जो यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे क्या नंबर है, कुछ नहीं है तो 1 है, उसको बढ़ाता हूँ 2x करूंगा, फिर y इज इक्वल्स टू 3x करूंगा, फिर देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। पहला ग्राफ में प्लॉट करूंगा y इज इक्वल्स टू x। दिख रहा है? तो इस ग्राफ में कैसे कैसे पॉइंट्स हैं। y इज इक्वल्स टू x का मतलब क्या है, जो y का वैल्यू होगा वो x का वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट देख लो, यहाँ पे जो x का वैल्यू है 2, वही y का वैल्यू है 2,2। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिख रहा है 4,4, बीच में कहीं 3 है, यहाँ पे जो नीचे है 0, 2, 4, 6 है, यहाँ पे आते आते आ जा रहा है 6,6। तो ये आपका ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू x। तो जो y का वैल्यू है वो x का वैल्यू है। अब एक और ग्राफ बनाते हैं, वो होगा, समझ लो y इज इक्वल्स टू, वो जो नंबर है ना y इज इक्वल्स टू x का मतलब 1x। अब मैं नंबर को बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 2x। एक ऑरेंज लाइन दिख रहा है और ऑरेंज लाइन थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, क्यों ऊपर गया? क्योंकि जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है
कि जो भी x का वैल्यू है y उसका डबल है। तो जैसे कि x अगर 2 होगा तो y ऑफ कोर्स 2 into 2 4 होगा। तो x अगर 2 है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट अगर देखोगे तो इस तरफ जो y है वो 4 है, इसीलिए वो ऊपर चला गया। सिमिलरली 4 में क्या होना चाहिए, 2 into 4 8, 4 में पॉइंट ऊपर चला गया। हाँ 4 में पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ पे उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग y है वो 8 है, मतलब ये जो पॉइंट है आपका 4 8 है। बट आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, जैसे जैसे मैं नंबर बढ़ाता हूँ वैसे वैसे वो ऊपर जाने लगता है। y इज इक्वल टू 3x करता हूँ, ऊपर तो गया, ज्यादा नहीं गया। y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू 2x जितना रोटेट किया, समझ लो जैसे जैसे मैं नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ ये लाइन रोटेट कर रहा है, इमेजिन ऐसे कर लो। तो y इज इक्वल टू x जो लाइन है, तो जब मैं y इज इक्वल टू 2x ड्रॉ करता हूँ, आप इमेजिन करो जो y इज इक्वल टू x लाइन है वो रोटेट करके चला गया कहाँ पे, y इज इक्वल टू 2x पे। सिमिलरली फिर जब मैं y इज इक्वल टू 3x लिखूंगा, आप इमेजिन कर लो जो y इज इक्वल टू 2x है वो रोटेट करके चला जाएगा एक और जगह पे, उसको मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x, तो पहला है कि y इज इक्वल टू x रोटेट किया बहुत ज्यादा, फिर y इज इक्वल टू 2x रोटेट किया बहुत कम और पहुंच गया y इज इक्वल टू 3x में। अब y इज इक्वल टू 3x को रोटेट कराते हैं और कहां पहुंचाएंगे, y इज इक्वल टू 4x। अरे ये तो रोटेट कम हो रहा है, तो इसका मतलब मैं y इज इक्वल टू 5x करूंगा तो क्या रोटेशन और भी कम हो जाएगा, हाँ कम हो रहा है। इसका मतलब मैं अगर y इज इक्वल टू 10x भी करता हूं तो लाइन कहां पे जाएगा, थोड़ा रोटेट करके आगे बढ़ गया। तो यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे जैसे मैं y इज इक्वल टू सम नंबर इंटू x लिख रहा हूं, जैसे जैसे मैं ये नंबर बढ़ा रहा हूं, लाइन थोड़ा सा किस तरफ जा रहा है, y की तरफ जा रहा है। बट y जो एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है ना, ये वाला, तो ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पे डालूं कि वो y एक्सिस को टच करेगा। हम देख रहे हैं जैसे जैसे मैं m को बढ़ा रहा हूँ वो जो लाइन है ऊपर 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 जा रहा है, बट जितना मैं बढ़ा रहा हूँ रोटेशन उतना कम हो रहा है, जैसे अभी हमने मार्क किया। तो आप देखोगे y इज इक्वल टू अगर मैं 1 0 0 0 0 0 0 x भी लिख दूं तो भी वो y एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि रोटेशन और भी कम हो जाएगा जब तक जितना बड़ा आप जाओगे। तो आप एंड में मार्क करोगे कि अनटिल अनलेस आपका m का वैल्यू इंफिनिटी जब तक नहीं होता तब तक जो आपका लाइन है वो y एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इंफिनिटी कैसे होगा, जब आपका ठीक है, तो जब तक m आपका इंफिनिटी नहीं होगा तब तक वो जो लाइन है वो आपका y एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो जो y एक्सिस का लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, y by infinity is equals to x, anything to the power anything divided by infinity is 0, तो x is equals to 0। इसीलिए y एक्सिस का जो फॉर्मूला है, आप कहते हो कि सर जो y एक्सिस का लाइन है उसको हम बोलते हैं x इक्वल टू 0। सिमिलरली जो x एक्सिस का लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि ऊपर पहुंचने के लिए अगर मुझे m का वैल्यू बढ़ाना पड़ रहा है, अगर इस तरफ रोटेट करने के लिए मुझे m का वैल्यू बढ़ाना पड़ रहा है, बट इस लाइन को अगर मुझे x एक्सिस में लाना है तो मुझे m का वैल्यू घटाना पड़ेगा। m का वैल्यू कितना घटाना पड़ेगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखो y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो हमने स्टार्ट किया था m इज इक्वल टू 1 से, सो y इज इक्वल टू 1 से चालू किया था। अगर मैं m को 0 रखता हूं, जो मैंने नहीं रखा है, तो y इज इक्वल टू m अगर 0 हो गया, 0 इंटू एक्स, तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ये y इज इक्वल टू 0 आपका x एक्सिस का लाइन है। मैं प्लॉट करके भी दिखा देता हूं, y इक्वल्स 0।
ये देखो एक रेड कलर का डार्क लाइन आ गया है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं स्लो m को 0 कर देता हूं, इधर एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है बहुत खतरनाक लेवल का। या फिर तुम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे, तुम y इज इक्वल टू 0x से स्टार्ट कर सकते थे और तुम कह सकते हैं कि सर y इज इक्वल टू 0x तो आपका ये लाइन होगा, फिर y इज इक्वल टू x में खतरनाक रोटेट हो रहा है, फिर y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू 2x कम रोटेशन, फिर कम रोटेशन, फिर कम रोटेशन, डॉट 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 इंफिनिटी तक जब तक जाओगे तब जाके आप y एक्सिस को अप्रोच कर पाओगे। अब यहाँ पे ये जो बहुत सारे लाइंस हमने ड्रॉ किया है, इनमें क्या अंतर है? समझ लो ये सारे माउंटेन्स हैं। ये एक माउंटेन 1 है, ये माउंटेन 2 है, ये माउंटेन 3 है। 3 लाइन लेते हैं, कौन कौन सा? y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 3x। माउंटेन 1 चढ़ना बहुत इजी होगा, आपको पता ही है फिजिकल वर्ल्ड में अगर आपका ऐसा माउंटेन होता है चढ़ना बहुत इजी होता है। माउंटेन 2 थोड़ा डिफिकल्ट होगा चढ़ना, और माउंटेन 3 थोड़ा सा आपको रस्सी वस्सी लेके चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप स्लिप कर जाओगे। तो माउंटेन 3 चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं बाकी चीजों को हटा देता हूँ, हम तीनों लाइन पे फोकस करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी, इसको और इसको, 3 लाइन पे फोकस करेंगे। तो अब लोगों ने ये कहा कि अच्छा तो माउंटेन 1 चढ़ना इजी है, 2 थोड़ा डिफिकल्ट है, 3 और भी डिफिकल्ट है, तो हम ऐसा कोई नंबर इनको असाइन कर सकते हैं कि वो मैथमेटिकल नंबर बोलेगा कि कौन सा माउंटेन चढ़ना चाहिए, कौन सा माउंटेन नहीं चढ़ना चाहिए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैंने दिया। आप एक फिजिकल रियलिटी को एक मैथमेटिकल नंबर से डिपिक्ट करना चाहते हो, और यही वो पॉइंट था जो मुझे, जब मैं 10th क्लास में था, मुझे ये पॉइंट समझ में जब आया, मुझे थ्योरेटिकल फिजिक्स में जाने